हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमें नहीं पता अमजद कहाँ है। उससे बात किए हुए एक अरसा हो गया है। अमजद ने आखिरी बार फोन कब किया था? तारीख तो याद नहीं है, पर साल 1.5 साल से ऊपर हो गया होगा। हम अमजद को 1.5 साल पुराने मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं। तौबा, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है कि अमजद ने पिछले 1.5 साल में ना आप लोगों को फोन किया और ना आप लोगों से मिलने की कोशिश की। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन अगर इस बीच हमें पता चला कि आप लोगों ने हमसे कुछ भी छुपाया है या हमसे झूठ बोला है, तो यकीन मानिए आपकी बाकी की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। जिंदगी और क्या बदतर होगी साहब। वैसे भी हमने आपसे कह दिया ना कि अमजद से हमारी आखिरी बार बात तब हुई थी जब आपके छोटे बेटे जुनैद ने अमजद की पहली पत्नी हसीना से निकाह किया। अब आप ये मत कहिएगा कि पिछले 1 साल से आपकी उन दोनों से ना तो बात हुई है ना ही फोन हुआ है। नहीं हुई बात, और अगर वो हमसे मिलने आएंगे तब भी हम उनका मुंह नहीं देखेंगे। मर गए वो हमारे लिए जो हमें जीते जी मार गए। जमाल जी, अमजद कितने साल पहले सोमापुर छोड़ के मुंब्रा के लिए निकला था? इस ईद पर तकरीबन 5 साल पूरे हो जाएंगे उसे। अचानक इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे ले लिया बेटा? हाँ बेटा, और इसकी जरूरत क्या है? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, जमीनें हैं अपनी, जुनैद इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है और माशाल्लाह तुम्हारा काम भी अच्छा चल रहा है। अम्मी, हमारा सोमापुर एक तालाब है और मुंबई एक समंदर, और गांव में देखा हुआ सपना हमेशा बड़े शहरों में पूरा होता है अब्बू। पर बड़े शहरों के खर्चे भी तो छोटे नहीं होते ना। और तू इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है जो तुझे कोई ऐसे ही नौकरी देने से रहा। वहाँ डिग्री की नहीं, दम की जरूरत पड़ती है, और मैं वहाँ नौकरी करने नहीं जा रहा हूँ, लोगों को नौकरी पे रखने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे हौसले पर हमें बिल्कुल शक नहीं, पर एक बार फिर भी सोच लो। कुछ फैसले एक बार सोच कर ही लिए जाते हैं अब्बू, और ये भी उनमें से एक है। और वैसे एक फैसला मैंने और लिया है। वो क्या? अब्बू, मैं चाहता हूँ कि मेरे हिस्से की ज़मीन बेच के वो पैसा आप लोग मुझे दे दो, ताकि मैं मुंबई जाके उस पैसे से एक वर्कशॉप खोलूँगा। भाईजान, बहादुरी और बेवकूफ़ी, इसके बीच की लकीर ना बहुत पतली होती है। जुनैद, हाथ की लकीरों पे यकीन करने वाले लोग ना तो बहादुरी का नशा कर पाते हैं और ना ही हार के कुछ सीख पाते हैं। भाईजान, ये सब बोलना बहुत आसान होता है, करना नहीं। फिर गलत छोटे, बोलना भी करना होता है और सोचना भी करना होता है। बस डरना ये जिंदगी में कभी नहीं करना होता है। हौसलों से भरा हुआ था हमारा अमजद जब वो यहां से मुंबई गया था। जैसा आप कह रही हैं, हमारा अमजद ऐसा कभी नहीं था। कम से कम आधा दर्जन लोग उस कत्ल के गवाह हैं जो आपके अमजद ने दिन दहाड़े किया था। किसी मुख्तार सिद्दीकी को जानते हैं आप दोनों? नहीं। अमजद का वो फोन नंबर दीजिए जिससे वो 1.5 साल पहले आप लोगों से बात करता था। 444871232। मुझे तो डाउट है कि ये नंबर ऑन भी होगा। और आरती, मुझे डाउट है कि अमजद के माँ बाप सच बोल रहे हैं। शरद जी, 8 जून 2014 को मुंबई में मर्डर करने के बाद क्या ये अमजद यहाँ आया था? उसके पहले मुंबई जाने में उसकी किसने मदद की थी? कौन था उसका मुंबई में? इन सारे सवालों के जवाब मुझे उसकी कुंडली के साथ चाहिए। निकालते हैं पूरी खबर पिछले 5-6 सालों की। मीना के रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है जिससे लगे कि मीना अमजद के साथ टेलीफोनिक टच में है। सर, यहाँ लोकल पुलिस ने खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है सर, मर्डर करने के बाद वो यहाँ जरूर आया होगा। हसीना की क्या खबर? उसके मायके का एड्रेस मिला है सर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। आरती गई है वहाँ पर?
अमजद का हसीना से क्या वास्ता? उनका तलाक होके तो अरसा हो गया। और आप इतनी दूर से हसीना को ढूंढने क्यों आए? मुंबरा मुंबई में एक दर्जी काम करता था, मुख्तार सिद्दीकी। क्या आप लोग जानते थे उसे? जी नहीं, मुंबई या फिर मुमरा के आसपास हमारा जान पहचान का कोई है ही नहीं। क्या हुआ इस आदमी को? अमजद ने उसका कत्ल कर दिया है या अल्लाह। और 1.5 साल से फरार है। तो जाइए अमजद को ढूंढिए। हमारी बच्ची हसीना को क्यों पूछ रही हैं? देखिए, जो हमें पूछना है वो हसीना से खुद पूछ लेंगे। आप हमें ये बताइए कि जुनैद और हसीना कहाँ रहते हैं? फ़ोन नंबर दीजिए उसका। वो दोनों जोधपुर रहते हैं। कहाँ है तेरा शौहर? अमजद बैग कहाँ है? मुझे नहीं पता हूँ मेरा। उसे मारना तो तुझे चाहिए था ना। उसने मेरे शौहर को क्यों मार डाला? उसकी क्या गलती थी? तूने बाहर जाके मुंह मारा, मेरे मुख्तार के साथ चक्कर चलाया। अमजद ने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया होगा। मेरा नहीं तो कम से कम मरहूम मुख्तार भाई का तो लिहाज किया होता। फिर क्यों? क्या हुआ था उन दोनों के बीच मीना? मुझे नहीं मालूम मेरा। जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है, और उतना ही मैंने पुलिस को बताया। अमजद ने मेरे बच्चे अशरफ को लावारिस बना दिया मीना। मेरी रिया का हाल कुछ अलग है क्या मेरा? जिस दिन से तुमने और अशरफ ने मुख्तार भाई को आखिरी बार देखा, उसी दिन से मैंने और रिया ने अमजद को नहीं देखा। 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है। वो अभी भी तुझे फोन करता है ना? छुप छुप कर आकर मिलता है ना तुझे? ऐसा कुछ नहीं है। झूठ झूठ बोल रही है तू। तूने उसे छुपा कर रखा है। बता बता कहाँ है वो? सर 444871232 ये जो नंबर है, ये अमजद बेग के नाम पे हमारे कंपनी से ख़रीदा तो गया था, पर 2014 से ये नंबर ऑपरेशनल नहीं है। 8 जून 2014 से बंद होगा। जी बिल्कुल सही सर। वैसे तो हमारे यहाँ पे 1 साल के ऊपर का नंबर्स का डेटा स्टोर नहीं करते हैं, और ये तो 1.5 साल से डीएक्टिवेटेड है। अगर आपकी कंपनी चाहे तो 1.5 साल तो क्या, पिछले 5 साल का डेटा रिट्रीव कर सकती है। आप हमें प्लीज अमजद के 1.5 साल की डिटेल्स दीजिए। हाँ साहब, अमजद यहीं काम किया करता था, लेकिन जब से वो मुंबई गया है एक फ़ोन तक भी नहीं किया उसने। करीब 5 साल हो गए। पिछले 1.5 साल से फरार है वो। सुनी वो मर्डर वाली बात, ये बबलू ने बताई, लेकिन साहब सच बोलूं झूठ लगता है। नहीं मतलब ठीक है, पर अमजद खून करेगा नहीं साहब, दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मर्डर तो हुआ है लतीफ़, इसलिए तेरा ये दावा झूठा साबित होता है। जब तक अमजद सोमापुर में था, बंदे उसकी शिद्दत और ईमानदारी की मिसाल देते थे। पूरा बचपन देखा है साहब, और जवानी भी। कभी उसके मुंह से कोई गलत बात तक नहीं निकली। अमजद का जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें हर किसी से मिल रहा है ना, ये उस राज को और गहरा करता है जिसमें वो लिपटा है। अब तू हमें सिर्फ इतना बता, अमजद यहाँ से मुंबई बिना किसी सपोर्ट के इतने बड़े शहर में अकेले कैसे चला गया? कोई ना कोई तो होगा ना उसका मुंबई में। था ना साहब, और अमजद ने मुझे खुद बोला था कि वो यासीन के पास जा रहे हैं मुंबई। यासीन के यहाँ रुकोगे? हाँ फिलहाल तो यही प्लानिंग है, नौकरी का भी वही देखेगा बोला। वो किसी फैक्ट्री में काम करता है ना? हाँ, लेकिन उसका खुद का कमरा है वहाँ पे, और रुकने का इंतजाम भी वही है। यासीन के एक छोटे से कमरे में तुम और हसीना रहोगे कैसे? अरे कुछ तो लिहाज कर उसका। अरे नहीं, अभी मैं हसीना को लेके नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं अकेले जाऊँगा। पहले वहाँ जाके अपना बड़ा सा महल बनाऊँगा, फिर हसीना को ले जाऊँगा। ये यासीन जिसने अमजद को मुंबई में रहने की जगह दी, यहीं सोमापुर का रहने वाला था? उसका पूरा खानदान यही होगा। यासीन दरअसल शक्करपुर का है, बगल का ही गांव है। करीब 9 साल पहले मुंबई गया था। हाँ, उसके अम्मी अब्बू यहीं रहते हैं, पर अब पता नहीं। तुम किसी मुख्तार को जानते हो? मुख्तार सिद्दीकी? नहीं तो। बबलू, इस यासीन की मुझे डिटेल्स चाहिए, और हो सके तो इसका नंबर भी निकालूंगा साहब। सर यूपी वाला अमजद का दूसरा नंबर जो है 444871232, ये उसने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है। देखिए ना सर, ज़्यादातर कॉल माँ बाप और पहली पत्नी हसीना को ही गए हैं। मतलब तुम दोनों की पिछले 1.5 साल से अमजद से बात नहीं हुई? नहीं।
फोन पे ही बात नहीं हुई? जब रिश्ता ही नहीं रहा तो बात करने से क्या फायदा? मुख्तार सिद्दीकी से तुम्हारा क्या रिश्ता था हसीना? कौन है ये मुख्तार सिद्दीकी? वही जिसका अमजद ने दिन दहाड़े मर्डर कर दिया है। मर्डर? क्यों मारा होगा? वो तो अमजद को ही पता होगा ना मैडम। लेकिन उसकी दुश्मनी तो तुम दोनों से थी। ये आपसे अमजद ने कहा? पिछले 1.5 साल से तुम लोग उससे मिले हो या नहीं? नहीं मिले मैडम। जब से अमजद भाईजान और हसीना का तलाक हुआ है मैं तो तब से नहीं मिला। और मैं तो उससे भी पहले। आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब वो मुंबई के लिए रवाना हुआ था। मैं रह लूंगी ना, कैसी भी हालत में रह लूंगी, बस बस तुम साथ रहो। अरे ऐसे कैसे किसी भी हालत में रख लेंगे तुमको? पागल हो क्या? तुम जिम्मेदारी नहीं हो मेरी, प्यार हो। और प्यार को फूलों की तरह रखते हैं। बनाने दो हमको अपना बगान, फिर ले चलेंगे तुमको महकने के लिए। सुनो ना, ले चलो मुझे। मैं तुम्हारे बिना ऐसे अकेले कैसे रह पाऊंगी? तुम अकेले कहाँ हो? अम्मी है, अब्बू हैं, जुनैद है। टाइम यूं गुजर जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। और तुम मुंबई में होगी। अच्छा ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द आके तुमको ले जाऊंगा। मैं इंतजार करती रही कि वो आएगा और मुझे मुंबई ले जाएगा। महीने के महीने पैसे जरूर भेजता था, पर कभी लेने नहीं आया। और फिर एक दिन अमजद ने मुझे फोन पर तलाक दे दी। और उसे ये बात हजम नहीं हुई कि तुमने उसी के छोटे भाई जुनैद से शादी कर ली। मैडम, तलाक अमजद ने दिया, उस मीना से निकाह उसने किया, और बुरे हम दोनों हो गए, जिसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मैडम, हमारा यकीन कीजिए, हमारे निकाह के बाद से हमारा अमजद भाईजान से कोई लेना देना नहीं। शायद अमजद बेग पकड़े जाने के लिए जिंदा ही नहीं था। उस वक्त ये ख्याल हमें भी आया था। ये अपने आप में एक बहुत अनोखा केस था, जहां जुर्म का मोटिव एक्यूज के अलावा और कोई बता ही नहीं पा रहा था, और एक्यूज का कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, इसी वजह से हम इस केस को यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। पर आपने एक कनेक्शन मेंशन किया था सर, कुछ अजीब सा था, घड़ी के साथ टाइम को लेकर। ये एक्यूज के कैरेक्टर की एक डिटेल थी जिसका डायरेक्टली कत्ल से कोई कनेक्शन नहीं था। अब इसे आदत कहो, सनक कहो या जिद, अमजद में पैदा हुई थी, जो हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलने वाली थी। किससे पता चली? कोई करीबी होना चाहिए। हेलो, यासीन शेख। हाँ जी बोल रहा हूँ। साहब आप पिछले 1.5 साल से अमजद को ढूंढ रहे हैं, पर क्यों साहब? मुख्तार सिद्दीकी का मर्डर किया उसने। जानते हैं मुख्तार सिद्दीकी को? मुमरा का दर्जी। मैं किसी मुख्तार को नहीं जानता साहब, पर साहब अपना अमजद ऐसा क्यों करेगा? ये तो अमजद ही बताएगा। कहाँ है वो? पिछले 1.5 साल से तो हम मिले भी नहीं है, हमारी तो कोई बात भी नहीं हुई है। 8 जून 2014 को अमजद ने अपनी ही दुकान पर मुख्तार का कत्ल किया। और उसके बाद वो तुम्हारे पास आया ही नहीं, जबकि सिर्फ तुम एक ऐसे आदमी हो जिसने उसे मुंबई में रहने का सहारा दिया था। दिया तो था साहब, पर साहब शायद वो मुझसे मिलने आया था साहब। इस शायद का क्या मतलब? या तो वो मिलने आया होगा या मिलने नहीं आया होगा। आया था साहब, शायद इसलिए क्योंकि 8 जून 2014 ही शायद वो तारीख थी जब वो मुझसे मिलने आया था साहब। अरे अमजद भाई साहब, आप आइए आइए, अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। कमाल हो अमजद मियाँ, कमाल हो यार। पूरे 2 साल के बाद अपना चेहरा दिखा रहे हो, और वो भी इस तरह अचानक। तुम तो वाकई के ईद के चांद हो गए भाई। अरे नहीं यासीन, वो वक्त गुजरता रहा, काम जमाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। अरे हसीना को लेकर आइए कभी खाने पर। वो यहाँ नहीं है, गांव में है। ऐसा क्यों भाई साहब? इतने टाइम से आप अकेले रह रहे हैं? सुनने में आया था तुम्हारा दुकान धंधा सब कुछ जम चुका है, तो फिर हसीना अभी भी गांव में क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। अमजद यार कुछ तो मसला है, तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? कहाँ, नहीं तो बस ऐसे ही। यासीन, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं आज यहीं रुक जाऊं? यार रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ यार।
लेकिन अमजद यार कुछ तो माजरा है। नहीं यासीन, ऐसा कोई मसला नहीं है। काफ़ी अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं ना, तो शायद तुमको ऐसा लग रहा होगा। उसने मुझे कुछ नहीं बताया किसी मर्डर वर्डर के बारे में। उसने बताया नहीं या तुमने छुपाया? मैं ऐसा क्यों करूंगा मैडम? माना कि अमजद मेरे बगल के गांव का है। जब वो मुंबई आया था तो मैंने ही उसको सहारा दिया था, यहाँ तक कि अपनी फैक्ट्री में उसकी नौकरी भी लगवाई थी। फिर वो मुमरा कैसे शिफ्ट हुआ? साहब दरअसल किसी ज़माने में मैं खुद मुमरा रहा करता था। अमजद को अपना खुद का धंधा करना था, तो मैंने उसको सलाह दी कि मुमरा में दुकान सस्ती मिलेंगी। गांव की ज़मीन बेचकर जो उसके पास पैसे थे, उससे उसने किसी बिलाल नाम के आदमी से दुकान खरीद ली। 2 साल ऐसे ही बीत गए, ना मिलना हुआ ना हमारी बातें हुई। यासीन, ये अमजद एक वांटेड क्रिमिनल है। हमने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सोमापुर, जोधपुर भी गए। इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था साहब। किसी मीना बेग को जानते हो? नहीं मैडम। अमजद और कहाँ जा सकता है, कहाँ छिप सकता है? नहीं पता साहब। ठीक है, शुक्रिया साहब। साहब एक बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। बोलो। थोड़ी अजीब है। यासीन, मैं आज और रुक सकता हूँ क्या? अमजद यार, तेरा ही अपना घर है, तुझे जब तक रुकना है तब तक रुक। मैं कल तो चला ही जाऊँगा, बस आज के दिन ही। अमजद, कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसा ही बस। और वो अगले दिन निकल गया। 8 जून की दोपहर को वो आया और 10 जून की सुबह निकल गया। जी। कुछ अजीब बात बोल रहे थे तुम। साहब वो 10 जून की सुबह को भी जाने से झिझक रहा था। क्यों? वो निकलते निकलते अचानक से रुक गया। ये आपकी घड़ी सही है क्या? नहीं, मेरी घड़ी में 10 बजे और इसमें 10:05। अभी देखो 10:06 हो गई। होगी 5-6 मिनट आगे। मैं एक 5 मिनट रुक के चलूं? अमजद, इसमें पूछने की क्या बात है, बैठो। मैं एक चाय बना के ले आती हूँ। नहीं भाभी जी, आप चाय मत बनाइए। चाय बना के पीने में करीब 10 मिनट लग जाएगा और मैं 4 मिनट में निकलूंगा। और ठीक 4 मिनट के बाद वो चुपचाप चला गया। इस बर्ताव की कोई खास वजह? नहीं पता साहब, लेकिन साहब सब कुछ अजीब था। उसका अचानक से 2 साल बाद मेरे घर में आ जाना, वो भी बिना फ़ोन किए। उसकी बातें, उसकी चुप्पी, उसकी हरकतें सब अजीब थी साहब। लेकिन साहब मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि अमजद मेरे घर खून करने के तुरंत बाद आया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमजद ने मर्डर किया है। अगर तुम उसके सच्चे दोस्त हो, एक सच्चे इंसान हो, तो उसे पकड़वाने में हमारी मदद करो। ज़रूर करूँगा साहब। कोई जाबाज कहता है, कोई मेहनती, कोई ईमानदार, तो कोई सनकी। आखिर ये अमजद बेग है क्या सर? कत्ल से 6 महीने पहले के अमजद के बारे में हमने जिन जिन से बातें की, मीना, हरीश, फ़हीम और अब ये यासीन, और जब भी हम आपस में बात करते हैं, सबके मुंह से बस यही 2 शब्द निकलते हैं, अजीब और अचानक। अजीब बर्ताव, अचानक कत्ल, फिर यासीन के अजीब बर्ताव। उसकी सनक, उसका गुस्सा, टाइम को लेकर। इन दोनों में कनेक्शन जरूर है कोई। टाइम को लेकर? हाँ। वो परेशान रहते थे लेकिन कभी कुछ बताया नहीं साहब। बार बार टाइम को देखते तो थे वो, बहुत परेशान रहते थे। उनका काम खराब होने लगा था। अक्सर पूरा पूरा दिन वो एक लफ्ज भी नहीं कहते थे। रात रात में उठकर ही खिड़की के पास बैठ जाते थे। कब से होने लगा था ये? पता नहीं साहब। मीना,
अमजद की दुकान पे काम करने वाले दोनों लड़के हरीश और फ़हीम, ये दो बताते हैं कि अमजद खुद से अपने काम को मना करने लगा था। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोई बीमारी वगैरह, कोई इलाज चल रहा था क्या उसका? नहीं, मतलब उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया नहीं साहब। जब अमजद को ये पता चला था कि उसकी पहली पत्नी हसीना ने उसके छोटे भाई जुनैद से शादी कर ली है, तब उसे सदमा लगा था, कुछ कुछ अजीब सी हरकत करने लगा था। हाँ, उन्हें बहुत गुस्सा आया था, लेकिन सदमा मैं नहीं कह सकती साहब। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैं अमजद भाईजान को ये बात समझा ही नहीं पाया कि मुझे तुमसे प्यार तुम दोनों के तलाक के बाद हुआ, उसके पहले नहीं। क्या फर्क पड़ता है जुनैद? अमजद ने तो वैसे ही मुझे ठुकरा दिया था फोन पर। फर्क सिर्फ इसीलिए पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि अमजद भाईजान ये समझते हैं कि मैंने उनके पीठ पीछे वार किया। जुनैद सही सही बता, मैं यहाँ मुंबई में खून पसीना एक कर रहा था, तू वहाँ मेरी बीवी के साथ अपनी भाभी के साथ क्या कर रहा था? नहीं अमजद भाई, ये तो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप दोनों का तलाक हुआ, उसके बाद मैंने उसकी तरफ एक औरत के नजरिए से देखा और तब जाके मुझे उससे इश्क हुआ। जुनैद, तू कॉलेज पढ़ा होगा, लेकिन बाकी लोग भी अंधे बहरे नहीं है। मुझे मालूम है उसके पहले से तुझ पे नजर थी और मेरी गैर मौजूदगी में तू भी उससे नजर मिलाता था। आपकी नजर इतनी गंदी और घटिया हो सकती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर, आपको क्या फर्क पड़ता है कि हसीना ने किससे निकाह किया और क्यों किया? आपने सबसे पहले उससे शादी तोड़ी, उसे छोड़ दिया, उसे ठुकरा दिया, उसके बाद किसी और लड़की से निकाह किया, तो फिर आपको क्या हक बनता है ये सब सवाल पूछने का? मेरे भाई, मैं हक हसीना पे नहीं अपने भाई पे जता रहा हूँ। हसीना ने तुमसे शादी करके तुमको फंसाया है मुझे जलाने के लिए, और तुमने उससे शादी करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। हाँ, की मैंने बेवकूफ़ी, लेकिन आपने उसे ठुकरा कर उसके साथ बेवफाई की थी। अब आप ही बताइए, गुनाह क्या होता है, बेवकूफ़ी या फिर बेवफाई? अबे अम्मी अब्बू की इज्जत उछालना, उनका पढ़ा लिखा सहारा बनने के बजाय उनसे अलग हो जाना, ये बेवकूफ़ी है कि गुनाह है? अमजद ने मुझे छोड़ा, तुमने मेरे लिए अपने अम्मी अब्बू को छोड़ा, हम दोनों ने अपना गांव छोड़ा। ये सारी बातें अब पीछे छूट चुकी है, हमें आगे देखना चाहिए। क्या अमजद भाईजान ने हमारी वजह से कत्ल किया होगा? जुनैद, उसने जो किया वो उसका भुगतेगा और उसे भुगतना भी चाहिए। हमें उससे क्या लेना देना। शबाना, सोमापुर में अमजद का घर 24 घंटे सर्विलेंस पर है सर, लेकिन अभी तक कोई भी स्पॉटिंग नहीं हुई है। अमजद के माँ बाप के फोन रिकॉर्ड्स? उन दोनों के फोन भी सर्विलेंस पर हैं। पिछले 6 महीने में उन दोनों के फोन पर मुंबई के अलग अलग पीसीओ से कई कॉल्स गए। सर, मीना बेग के फोन पर भी मुंबई के अलग अलग पीसीओज के नंबर शो करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमजद यहीं मुंबई में छिपा बैठा है हमारी नाक के नीचे और हम उसे आजमगढ़ और जोधपुर में ढूंढ रहे हैं? सर, मुंबई में अपनी हर कोशिश आजमाई हमने। मुंबई का हर खबरी नेटवर्क इस अमजद बेग केस को अच्छी तरह से जानता है। शहर में पोस्टर चिपके इसके, न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरह की कोशिश करके देख लिया हमने सर। सर, मीना बेग और हुमेरा सिद्दीकी, इन दोनों पे सर्विलेंस जारी है। बस ये अमजद बेग हमारे हाथ में। 2 साल हो गए होंगे अब तक जब अमजद ने मुख्तार को मार डाला था, और ना अमजद हाथ में था ना कत्ल का कारण। इस अमजद के बारे में आप लोगों ने हर किस्म की डिटेल इकट्ठा की, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, पर वो नहीं मिला। सर, क्या वो कभी नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में हमने उसकी फैमिली और दोस्तों पर लगाम कस के पकड़ रखी थी, क्योंकि हमें मालूम था कि कोई उनमें से एक तो है जो झूठ बोल रहा है। बस अब हमें इंतजार था कि कब अमजद हमारे हाथ लगेगा। ये वेटिंग गेम फ्रैंकली हद से ज्यादा लंबा चला। फिर मुंबई में अमजद की स्पॉटिंग की खबरें आने लगी और हर बार ये चेज एक अंधी गली में एंड होती और आखिरकार अमजद हमारे हाथ लगा। ऐसे लगा, इतनी जल्दी लगा, जो अचानक भी था और अजीब भी, ठीक अमजद की तरह। सर, मलाड ईस्ट का कोई पीसीओ था। मलाड ईस्ट? मलाड ईस्ट में वो कहाँ रुक सकता है? कौन है वहां? पता नहीं साहब, उसने कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा कि वो थक गया है। हेलो
यासीन, अमजद, यासीन, मैं थक गया हूँ यार। तू है कहाँ अमजद? यासीन मेरी मदद करो भाई, मुझे मालूम है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है और तुम्हें भी पता होगा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। ऐसा क्यों किया अमजद तुमने? यासीन, पुलिस मेरी खाल उधेड़ देगी ना। पुलिस तुम्हें पिछले 2 सालों से ढूंढ रही है। तुम सरेंडर कर दो, वो लोग तुम्हें छुएंगे भी नहीं। सर हमने मलाड ईस्ट के उस पीछे के आसपास अपने आदमी लगा दिए। अगर बाई चांस अमजद वहां लौटा तो मलाड ईस्ट की खबरों को भी एक्टिव कर दिया है। यासीन, देखो उसने तुमसे कांटेक्ट किया है, मतलब भरोसा करता है तुम पर, वो तुमसे दोबारा भी कांटेक्ट करेगा। ओके? जी साहब। और साहब इस बार मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। अभी तुम जा सकते हो। कदम, आरती, इस यासीन का फोन टैप करो। अगर ये हमारे साथ डबल गेम खेलता है तो हमें पता चलना चाहिए। आरती, मुंबई के ही किसी पीसीओ से कॉल है, यासीन के सेल पर बज रहा है। इस पीसीओ का लोकेशन पता करो। देख अमजद, पुलिस अब मेरे पीछे पड़ गई है। वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम मेरे दोस्त हो। वो चाहती है कि तुम सरेंडर कर दो। यासीन, मेरी वजह से पुलिस को बहुत भागदौड़ करनी पड़ी है। सरेंडर करते बहुत मारेंगे मुझे मार नहीं खाना है यासीन। तुम सरेंडर कर दोगे, पुलिस तुम्हें छुएगी भी नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई जमानत ले जाती है सरेंडर करने से पहले। वो मुझे दिलवा दो ना आप, मैं सरेंडर कर दूंगा। अमजद, मैं एक मामूली सा फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैं कहाँ है ये सब? तुम नहीं यासीन, तुम किसी वकील से बात करो और उसको बोलो कि मेरा एक दोस्त है जिसे जमानत चाहिए जो गिरफ्तारी से पहले ली जाती है। उसे कुछ एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, वो मुमकिन है क्या? एंटीसिपेटरी बेल चाहिए उसे हमारे डंडे से बचने के लिए। ये उतना भी अजीब और अचानक नहीं है, काफी शातिर बुद्धि है इस अमजद की। सर इस बार मीरा रोड के किसी पीसीओ से फोन किया उसने। ये अमजद पीसी रिपीट नहीं करता है। सलाम सलाम। यासीन, ये तुम्हारा दोस्त अमजद कैसा आदमी है? साहब मैं तो खुद थोड़ा हिल गया हूँ। साहब ये एंटीसिपेटरी बेल। हाँ साहब। साहब ये कुछ होती है क्या? होती है, वो हम उसे दिलाएंगे। क्या साहब? एंटीसिपेटरी बेल दिलाएंगे। जो गेम ये हमारे साथ खेल रहा है वही गेम हम इसके साथ खेलते हैं, लेकिन हमें किसी भी हालत में हमारी कस्टडी में चाहिए। यार अमजद, यकीन कर मेरा, जमानत के कागज सारे रेडी किए हुए हैं, एक अच्छा वकील भी किया हुआ है। तुम्हें सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। पहले तुम मुझे और एक वकील को बाहर मिलोगे, वहां से हम कोर्ट जाएंगे जहां पर तुम्हारी जमानत होगी। ये सब तुम्हें उस वकील ने बोला है मुझे बोलने के लिए कि तुम पुलिस वालों के साथ मिले हुए हो? सही है। पहले मुझसे मदद मांगते हो, फिर मेरे इरादों पर शक करते हो। नहीं यासीन, ऐसी कोई बात नहीं है। सर इस बार नाला सुपारा से फोन था, पूरे शहर भर से फोन कर रहा है ये। अमजद, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। सरेंडर कर दो, इससे तुम्हारी जिंदगी तो बचेगी, साथ में मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी, जो इस वक्त मुश्किल में है तुम्हारी वजह से। अमजद, फोन पे हो? परसों मिलूंगा 2 बजे। कहाँ? थाने रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। सर टीम के पहुंचने से पहले ही अमजद भाग गया, लगता नहीं कि फिर से वो उस पीसीओ पे मिलेगा। उसने परसों थाने स्टेशन आने के लिए कहा है सर, और इस वक्त हमारे पास उसकी बात पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा है भी नहीं। भरोसा करते हैं उस पर और इस यासीन पर भी नजर रखते हैं। पक्का तो नहीं पता सर, फोटो में ऐसा तो नहीं दिखता।
अमजद, अमजद, दो साल से बहुत घुमा दिया तूने अमजद बेग। अरे कौन है आप लोग? अरे छोड़ो मुझे। अरे मैं कोई अमजद नहीं हूँ मेरे भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सर, ये तो वही पुराना रंगर है कि अमजद नहीं है। सब बेसुरे को थोड़ा सुर में गवाते हैं, सब याद आ जाएगा। मेरे याद को कुछ नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ मैं अमजद नहीं हूँ। आप लोग को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? तो फिर कौन है तू? दीपक सिंह नाम है मेरा। तो यासीन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी? आप लोग को मजाक लग रहा है क्या? मजाक तो तू कर रहा है पिछले 2 साल से। अब तो पंच लाइन का टाइम आ गया है। आरती सर, मीना और रिया को बुलाओ, देखते उन्हें ये चुटकुला कितना पसंद आता है। रुको। अमजद बेग, मुख्तार सिद्दीकी को क्यों मारा तूने? शैतान का साया था तेरे बेटे पर। बाबा मेरा एक ही बेटा था, बड़ी मन्नत से उसको मांगा था, उसकी भी मौत हो गई बाबा, सब कुछ खत्म हो गया बाबा। मालूम है बेटा, ये सब तेरे अपनों को किया कराया था बेटा। मैं क्या करूं बाबा, कोई तो उपाय होगा बाबा। अल्लाह उनको सबक देगा। जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, आपने उस आदमी से कहा कि उसके बच्चे की रूह किसी ने कब्जे में कर लिया था, इसलिए उसका इंतकाल हुआ। जमीन का मसला था उसके अपने भाई के साथ। उसके बड़े भाई ने उसके बच्चे की रूह जादू से कैद कर ली थी, ना भरने वाला घाव दे दिया बेचारे को। तो बाबा, इसे जादू टोने से किसी की रूह को कब्जे में किया जा सकता है? शैतान एक हकीकत है बेटा, शैतान हर जगह घूमता है। तुझे भी घाव दिया है शैतान ने। मसला मैं समझ गया, पहले तुम अपनी जुबानी बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि उस मसले का तोड़ क्या है। मेरी पहली बीवी है ना, उसने मेरे छोटे भाई को पता नहीं क्या खिला पिला दिया है। वो उसके लिए पागल हो गया कि निकाह कर लिया उससे। तो तुझे लगता है कि तेरी पहली बीवी हसीना ने ये तेरे छोटे भाई से निकाह तुझसे बदला लेने के लिए किया है? तू जो सोच रहा है सही सोच रहा है अमजद। तेरी पहली बीवी हसीना ने तेरे भाई को कब्जे में कर लिया है और वो तुझे बर्बाद होता देखना चाहती है। तुझे इस जाल में फंसकर किश्तों में मरने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है ना बेटा? इस वक्त वो तुझ पर हावी है हसीना। उसने तेरे अंदर का सारा सुकून चूस लिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके इस टोने का तोड़ निकालना होगा, उसके सारे नापाक इरादों को रोकना होगा। कैसे बाबा? इसका इलाज क्या है? ये अपनी पहली बीवी हसीना की राम कहानी मत सुना हमें, नहीं तो हमारे पास टाइम है और ना ही मूड। सीधा मुद्दे पे आ। मुख्तार सिद्दीकी को क्यों मारा तूने? मेरी जिंदगी के चीथड़े उड़ रहे थे सर। कुछ भी करके कैसे भी मुझे अपनी बर्बादी को रोकना था बस। 10:21 सम है या विषम है? 10:21 सम है या विषम है? विषम। और 10:20 वो सम। जब भी कोई काम करो पहले घड़ी देखो। विषम जो भी हो काम मत करो। विषम यानी कि 1, 3, 5 या 7 ये पंखे ठीक नहीं करना। हाँ 2, 4, 6 हो ठीक कर डालो। समझ रहा ना मेरी बात? जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। विषम जो है वो बर्बादी का रास्ता है, खात्मे का। जब भी कोई काम करो अपनी नजर घड़ी पर रखो। सम हो तो काम कर लो बस। मत खोल हरीश। अरे अमजद भाई एक बार खोल के तो देख लूं। ना बोला ना हरीश। आपकी घड़ी सही है क्या? हाँ मतलब सही होनी चाहिए। अमजद भाई वो कुछ बात करनी थी आपसे प्राइवेट में। बस 4 मिनट रुक, 12 बजेंगे तो बात करूंगा। अमजद भाई क्या हो गया आपको? सारे ग्राहक वापस जा रहे हैं, आप कोई नया काम भी नहीं उठा रहे हो।
गंद साफ कर रहा हूँ हरीश। अच्छे काम के लिए जगह बना रहा हूँ। तो फिक्र मत कर, इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े काम आएंगे। बड़ा काम जब आएगा तो कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन तब तक जो अपना दाल रोटी का काम है उसको लात मारने से क्या मिलेगा मुझे? तो अमजद बेटा, हसीना जो कर रही है वो अलग, कोई अगल बगल है तेरे जिसने तेरी रोजी रोटी को बांध रखा है। दिमाग पर जोर डालकर सोच, वो शख्स कौन हो सकता है जिसने जादू से तेरी रोजी रोटी को अपने पास बांध लिया है? अच्छा, जैसे उस बच्चे के की रूह कब्जे में कर लिया था उसके ताऊ ने। ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है मुख्तार? क्या हुआ अमजद भाई? यहाँ क्यों फेंका? अरे मैंने नहीं फेंका, और मैं क्यों फेंकूंगा ये? तूने फेंका तो कैसे आ गया ये? अब अपने आप आ गया क्या? अमजद मियाँ, नशा वशा तो नहीं करने लग गया आजकल? अरे ये हमारा यार हाथ दे। ये कोई फेंकी थोड़ी जाती है, उड़ जाती है, गिर जाती है, और रात में बंद करते समय सारा का सारा समेट लेता हूँ, एक भी धागा नहीं मिलता है। तो ये सब क्या है? देख, अपनी आंखों से देख ना, ये सुबह से लेकर शाम तक ये दुकान के दरवाजे भी पड़ा रहता है। ये मनहूसियत है ये। तेरे को एक चीज नहीं पता तो जान ले, ये सब कूड़ा करकट जहाँ होता है ना वहाँ बरकत नहीं आती, शैतान आता है। क्या बकवास कर रहे हो? दुकान की बरकत बांध रखी मनहूसियत फैला के। अच्छा ये शैतान है ना, ये शैतान है ना, तो मेरा धंधा क्यों अच्छा चल रहा है बता? तो आपसे इस दुकान का भाड़ा तू 5000 देगा, वरना अपना सामान समेट और निकल यहाँ से। ये क्या जाती है? पूरे 1 साल का किराया एडवांस में दिया है मैंने, और एक भी पैसा ऊपर से नहीं दूंगा मैं। अब अगले 1 साल तक ना यहाँ से कोई सुई हटेगी ना मुख्तार। मेरी रोजी रोटी को अपने कैद में कर लिया था मुख्तार ने। कभी नींबू मिर्ची फेंकता था तो कभी कपड़ों के टुकड़े। पूरी मनहूसियत फैला के रखी थी, हर वो मनहूसियत मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो रहा था साहब। और अपनी पहली बीवी हसीना का गुस्सा तूने बेकसूर मुख्तार सिद्दीकी पर निकाल दिया। नहीं साहब, बहुत ही चालाकी से मेरे सारा काम को अपने जेब में रख रहा था। मैंने बड़े प्यार से समझाया उसे, बड़ी दलीलें दी कि इसे जादू टोने वाली चीजें मत फेंका कर, लेकिन सुनता ही नहीं साला शैतान का बच्चा। और उस दिन भी सुबह जानबूझ के वो काला कपड़ा फेंका था मनहूसियत फैलाने के लिए, और वो काला कपड़ा एकदम डरावना था। सर घूम गया और चक्कू चल गई साहब। बस इतनी सी बात थी? इसके अलावा तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी मुख्तार से? वो मुझसे भूल हो गई साहब। कहाँ था 2 साल? 2 साल कहाँ था? यही था मुंबई में, छोटा मोटा काम पकड़ता था और 2-2 महीने पे छोड़ देता था। कभी कभार गांव भी जाता था, अब्बू को गांव के बाहर बुला के उनसे मुलाकात कर लेता था। बस दिन रात एक ही बात सताती थी कि आज पकड़ा जाऊंगा, आज पकड़ा जाऊंगा। और तेरी बीवी मीना और बेटी रिया, उनका ख्याल नहीं आया कि क्या होगा उनका अब? ख्याल आया मैडम, बहुत ख्याल आता था। इसलिए मीना से कभी कभार फ़ोन पे बात करता था, लेकिन मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कभी। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने मुख्तार भाई को क्यों मार डाला। तुमने भी हमें नहीं बताया कि अमजद तुम्हें पीसीओ से फोन क्या करता था। पता है, तुम पर भी चार्ज लग सकता है, एक खूनी को पुलिस से बचाने के लिए। आपके लिए वो सिर्फ एक खूनी है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे शौहर है, मेरे बच्ची के बाप। और वो जब भी फोन करते ना, मैं उनसे यही कहती कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, जो भी सजा मिले उसे भुगत लो, हम जेल में मिलने आएंगे। ऐसे डर डर के मर मर के जीने का क्या फायदा? ऐसी जिंदगी तो मौत से भी बदतर है ना साहब।
उस बाबा को हमने काफी खोजा, पर अभी तक हाथ नहीं लगा है। क्यों जाते हैं ऐसे ढोंगी बाबा के पास लोग? एक मसले का हल निकलना तो दूर, ये लोग तो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और नतीजा, एक वहम, एक डिस्टर्ब्ड माइंड में प्लांट किया गया, उसमें और आग लगाई गई, और एक बेगुनाह इंसान मुख्तार बेवजह मारा गया। इस कत्ल का कारण अगर कोई पेपर पर पुट डाउन करे तो क्या लिखे? वहम, मेंटल प्रॉब्लम, जबकि विक्टिम और अक्यूज में से किसी की भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। दोनों ही मेहनती लोग थे और अपनी अपनी फैमिलीज के लिए बेहतर जिंदगी बना रहे थे। ये इस केस का एक दुखद पहलू तो है, पर ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर नॉर्मल मेंटली स्टेबल लोग अपनी जिंदगी के किसी प्रेशर में आकर इन पाखंडियों के विक्टिम्स बन जाते हैं, उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। ये विक्टिम्स अपनी चेतना, अपने लॉजिक एक तरफ होने देते हैं और पूरी तरह से बेमतलब वहमों को पालते हैं इस उम्मीद में कि इससे उनके तनाव भरे मसले हल हो जाएंगे। ऐसे पाखंडियों के खिलाफ सख्त कानून तो है, पर उनके विक्टिम्स का क्या करें, जिन पर कानून की नहीं बल्कि इन अंधश्रद्धाओं की हुकूमत चलती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.